This lecture is for second year student, मीन्स थर्ड सेम स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नए सब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और ये सब्जेक्ट टोटली डिज़ाइन किया गया है AKTU के छात्रों के लिए, जो लोग इस बार पेपर देंगे अभी आने वाले कुछ दिनों के बाद, और उनका सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए ही है और ये यूनिट फर्स्ट है। तो यूनिट फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हम लोगों का जो सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मीनिंग क्या होता है या फिर क्या है ये, तो इसको आइए समझ लेते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन में आप देख पा रहे होंगे कि ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम बॉडी जो होती है उसका एनालिसिस करते हैं, या फिर बॉडी वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। मीन्स कोई बॉडी है, उसका हम एनालिसिस करेंगे इस सब्जेक्ट में। तो जो ब्रांच है, मीन्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ब्रांचेस, तो एक स्टैटिक है। स्टैटिक में क्या है कि बॉडी आपकी रेस्ट में रहेगी और उसके बिहेवियर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। और दूसरा है डायनेमिक। डायनेमिक में क्या है कि बॉडी आपकी मोशन में रहेगी, तो फिर आप एनालिसिस करेंगे तो उसको बोलेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डायनेमिक्स वाला पार्ट। डायनेमिक्स भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कीनेमेटिक्स और एक का होता है काइनेटिक्स। और कीनेमेटिक्स में क्या होता है कि फोर्स उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। मीन्स बॉडी है, मूव कर रही है, तो उस पर हम लोग फोर्स का एनालिसिस नहीं करेंगे। जो काइनेटिक्स है इसमें फोर्स को भी कंसीडर कर लेंगे। तो ये रहा बेसिक डिफिनीसन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो क्योंकि देखिए, ये जो सब्जेक्ट है और जो लेक्चर्स चल रहे हैं ये सिर्फ AKTU सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए हैं। तो ज़्यादा इसमें कुछ भी बातें नहीं होंगी, सिर्फ टू द पॉइंट होगी ताकि एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए। और गिने चुने टॉपिक को ही टच किया गया है। तो पहला ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो देखिए, ये फोर्स क्या बोलता है, कभी कभी AKTU में पूछ लेता है 5 मार्क्स में कि स्टेट करिए और प्रूव करिए। प्रूव करने के लिए तो नहीं पूछता है, लेकिन आइए पैरेललोग्राम को समझ लेते हैं कि ये नियम क्या कहता है। देखिए, इस नियम का ये रूल है कि जैसे कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है, जैसे ये लगा दिए आप, कोई फोर्स आपने लगा दिया P। फिर इसी सेम पॉइंट पे कोई दूसरा भी फोर्स लग रहा है, ठीक, ये आपका हो गया Q। तो पैरेललोग्राम जो लॉ है ये बोलता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक, ये आपके पैरेललोग्राम के डायगोनल वाले डायरेक्शन में ही होगा। मीन्स इस डायरेक्शन में होगा। ये आपका रिजल्टेंट हो गया। और ये इन दोनों के बीच का एंगल है, दोनों फोर्स के बीच का एंगल मान लेते हैं हम लोग थीटा। और जो रिजल्टेंट है और Q, इन दोनों के बीच का एंगल यदि हम लोग अल्फ़ा मान लेंगे, तो ये जो आपका फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स निकला है, ये R इक्वल टू हो जाएगा रूट में P² प्लस Q² प्लस 2PQ प्लस 2PQ cos थीटा। और ये जो आपका अल्फ़ा एंगल है ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स P sin थीटा डिवाइडेड बाई Q प्लस P cos थीटा। तो फ्रेंड, ये रहा इसके बारे में बेसिक। वैसे डेरिवेशन करने के लिए कभी नहीं पूछता है, तो हम लोग भी डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। और जो हमने बताया उसको हमने लिख दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। जो पीछे हमने डिस्कस किया वही यहाँ पे है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। पैरेललोग्राम लॉ स्टेट दैट इफ टू फोर्सेस मीन्स P and Q acting at a point, means on this point O, okay, and direction by the two adjacent sides of parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram passing through that point। means बात इसकी की जा रही है, रिजल्टेंट फोर्स की। मीन्स
एक फोर्स P है, एक फोर्स Q है, और ये दोनों किसी एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं थीटा एंगल के साथ। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के डायरेक्शन में होगा। और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूले हैं, और दोनों के बीच का एंगल कितना है रिजल्टेंट और Q फोर्स के लिए, तो ये उसके फार्मूले हैं। ओके दोस्त, तो अब हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। 5 मार्क्स हैं क्वेश्चन के लिए, और 5 मार्क्स के ये हैं पैरेललोग्राम फोर्स क्या है, इसका ला क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से। 2 फोर्सेस इक्वल टू P एंड 2P एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी, मीन्स 2 फोर्स हैं, एक P है एक 2P है, किसी एक रिजिड बॉडी पर एक्ट कर रहा है। एक देखिए इसमें एक टर्म आया है रिजिड बॉडी, इसको हम लोग बाद में थोड़ी ही देर बाद डिस्कस करने वाले हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। तो 2 फोर्स हैं, एक P है एक 2P है, ये रिजिड बॉडी पर एक्ट कर रहा है। व्हेन फर्स्ट फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 100 न्यूटन, जब हम पहले वाले फोर्स को P वाले को 100 न्यूटन से इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका जो सेकेंड फोर्स है वो डबल हो जा रहा है। तो अब पूछा गया है द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिमेंस अनचेंज, और जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट है उसी डायरेक्शन में ही है। अब डिटरमाइन करना है P की वैल्यू। तो फ्रेंड, जो कैलकुलेट करने का या फिर जो कॉपी में लिखने का तरीका होगा वो हम लोग ऐसे लिखेंगे। सोल्यूशन पहले क्या क्या गिवन है, तो गिवन में लिख लेते हैं। पहला आपके पास F1 दे दिया है P, और F2 आपके पास है 2P। फिर इसके बाद देखिए क्या है, फर्स्ट फोर्स इंक्रीज्ड बाई 100 न्यूटन, जब पहले फोर्स को 100 न्यूटन से बढ़ा रहे हैं, मीन्स आप इसको लिख सकते हैं F1 डैश इक्वल टू P प्लस 100। तब आपका F2 जो हो जा रहा है, F2 डैश, ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2P मीन्स 4P। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या है, एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिमेन्स अनचेंज, मीन्स डायरेक्शन आपका रिजल्टेंट का चेंज नहीं हुआ। यदि इसका हम डायग्राम बनाना चाहें, ड्रा करना चाहें, तो ये आपका कुछ ऐसे रहेगा। ये आपका पहला फोर्स है जो कि P, चलिए कुछ भी ले सकते हैं आप, 2PP किसी को भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और ये आपका दूसरा फोर्स है, ये है आपका P, ये आपका हो गया रिजल्टेंट, ये है आपका R। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले, और ये दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा, और रिजल्टेंट और P फोर्स के बीच का एंगल मान लेते हैं हम लोग अल्फा। ठीक, तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। तो हम पहले अल्फ़ा 1 की वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा 1 मीन्स जब फोर्स आपका P है, पहला फोर्स P है और दूसरा फोर्स 2P है, तो उसके लिए आपका हो जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल टू 2P साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस 2P कास थीटा। ये आपका पैरेललोग्राम वाला रूल लगा है। अब दूसरी वाली कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें 100 फोर्स बढ़ा दे रहे हैं 100 न्यूटन का, और सेकंड वाला जो है आपका डबल हो जा रहा है। तो आप अल्फ़ा 2 निकाल लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4P डिवाइडेड बाई P प्लस 100 प्लस 4P कास थीटा। लेकिन देखिए दोस्त, क्या इसमें लिखा है कि रिजल्टेंट जो है इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स यदि हम अगले फोर्स के लिए बनाना चाहें, जिसमें आपका ये हो गया 4P, और ये आपका हो गया P प्लस 100, और ये आपका हो गया R डैश,
तो इसमें जो रिजल्टेंट है ये अल्फ़ा आपका चेंज नहीं हुआ है, दोनों अल्फ़ा सेम है और ये दोनों एंगल भी सेम है, क्योंकि सेम एंगल पर ही फोर्स लग रहा है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स आपका ये अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं। तो आप दोनों को इक्वल कर दें, अल्फ़ा वन इक्वल टू अल्फ़ा टू, तो ये आपका आ जाएगा 2p साइन थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस 2p कास थीटा इक्वल टू 4p p प्लस 100 प्लस 4p कास थीटा। जब फ्रेंड आप इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो सॉरी, यहाँ पे 4p साइन थीटा भी रहेगा, साइन थीटा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका p का वैल्यू, क्योंकि देखिए यहाँ से साइन थीटा कट जाएगा, p से p कट जाएगा, तो जब इसको आप लोग आगे पीछे ले जा करके पूरा कैलकुलेट करेंगे तो p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100 न्यूटन। तो फ्रेंड ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, ओ सॉरी सेकेंड क्वेश्चन। ये भी आपका AKTU 2016 में पूछा गया है, 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है। इसमें क्या है देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग करेंगे क्या, पहले ये कोशिश करेंगे कि उसका डायग्राम जो है अच्छे से बन जाए, मीन्स क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू फोर्सेस P एंड Q आर इंक्लाइंड एट एंगल, मीन्स दो फोर्स हैं, P है और एक Q है आपका। ये आपका 75 डिग्री वाले एंगल पे इंक्लाइंड है, मीन्स ऐसे आप बना सकते हैं, ये हो गया आपका P, ओके, एंड सेकेंड इज योर Q। ये आपके 75 पर इंक्लाइंड है, 75 डिग्री पे। मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट इज 100 न्यूटन्स, मीन्स पैरेललोग्राम वाले रूल से आप चलेंगे तो मैग्नीट्यूड भी आपका कुछ इन्हीं डायरेक्शन में आएगा। देखिए डायरेक्शन जैसे हम लोग इधर लेके चल रहे हैं, यदि निगेटिव में आ गया तो मीन्स इधर की कहानी होगी, ओके, इधर के लिए होगी। पॉजिटिव में आ गया मतलब हम लोग डायरेक्शन सही लिए हैं, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वैल्यू, यदि फोर्स की वैल्यू आपकी निगेटिव आ गई मीन्स आपने जिस डायरेक्शन को एज्यूम किया है उस डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में आपकी फोर्स है। तो ये आपका दे दिया है 100 न्यूटन, ओके। द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड द फोर्स P इज 45 डिग्री, मीन्स ये आपका एंगल जो है ये 45 डिग्री का है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड Q, मीन्स आपसे पूछा है कि P और Q की वैल्यू बता दीजिए। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछे गए हैं और आप लोगों को पता होगा कि सेमेस्टर एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें सिर्फ 30 मार्क्स की ज़रूरत होती है। मीन्स फ्रेंड यदि आप 3 यूनिट को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सेमेस्टर एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे वे में क्रैक कर ले जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो आप लोग चिंता मत करिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और ये जो हम लोगों का लेक्चर प्रोवाइड करने का सिलसिला चल रहा है, ये आपके लगभग 5 यूनिट को ही कंप्लीट करा दिया जाएगा और 5 यूनिट कंप्लीट होने में मुश्किल से 10 से 12 वीडियोज जाएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ सेमेस्टर लेवल के लिए ही डील कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम को आप पास कर सकें। और जितने भी क्वेश्चन पिक किए जाएंगे वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही होंगे। तो क्या फ्रेंड, तो हम लोग बिना डिले किए हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए पूछा गया है P एंड Q, यही दोनों आपको कैलकुलेट करना है। तो पैरेललोग्राम का जो लॉ है उस लॉ से हम लोगों को पता है कि रिजल्टेंट जो होता है ये होता है रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कास थीटा, ओके। तो अब देखिए रिजल्टेंट हम लोगों के पास 100 है, तो ये हो गया आपका 100 इक्वल टू रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, ओके, कास थीटा। थीटा देखिए, थीटा ये हम लोगों का है, इसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं, मीन्स पहले ही लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। थीटा हम लोगों का 75 डिग्री है एंड अल्फ़ा हम लोगों का जो है 45 डिग्री है। तो ये आपका हो गया कास 75 डिग्री।
अब स्क्वायर कर देते हैं हम दोनों साइड का, तो ये आपके हो गए 100 का स्क्वायर, ये हो गया p का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 75 डिग्री. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. एंड वी हैव सेकेंड कंडीशन, मीन्स ये जो आपका अल्फ़ा वाला है कहानी, तो इससे हम लोग दूसरे रिलेशनशिप को लाएंगे p और q में. तो हम लोग जानते हैं कि tan अल्फ़ा इक्वल टू होता है आपका q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q कॉस थीटा. फ्रेंड, एक चीज़ आप लोग बहुत ही मतलब कंफ्यूज हो रहे होंगे जब इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, किसको हम लोग p माने, किसको हम लोग q माने, कहाँ थीटा है तो किसको क्या लें. तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है. यदि एक सेकेंड हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं इसके लिए. जैसे देखिए, यदि इस साइड से आपका एंगल को मेजर किया जा रहा है, ओके, यदि यहाँ से आप लोग रिजल्टेंट के साथ एंगल मेजर कर रहे हैं, तो ऊपर वाले पार्ट में मीन्स यहाँ आप लोग क्यू को लेंगे, मीन्स जो पार्ट छूटा हुआ है यानी ये वाला पार्ट, इसके साथ साइन थीटा लेंगे. तो इसमें मतलब मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हमने बता दिया. बाकी अब पूरा इसको डिटेल में कैसे क्या है तो आप जब डेरिवेशन करेंगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि कैसे किसकी क्या कहानी है. तो बाकी अब उतना हम लोगों के पास समय नहीं है, तो हम लोग आगे इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं. तो देखिए tan 45 डिग्री हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू q साइन 75 डिवाइडेड बाई p प्लस q cos 75. ओके, तो हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर. तो अब आपका ये आ जाएगा, ये हो गया आपका p जो उस पार था. देखिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हम डायरेक्ट इसको इधर ले जा रहे हैं. ओके, तो ये हो गया आपका p प्लस, और आप cos 75 डिग्री की जब वैल्यू निकालेंगे कैल्शियम रख के, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 0.259 q इक्वल टू 0.966 q. ये आपकी साइन वाले की वैल्यू है. तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे. तो इक्वेशन 1 हम लोगों के पास ये 100 का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 75, और इधर हम लोग ला दिए हैं आपका ये. तो इसको एक बार हम लोग और थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं. तो ये आपका p इक्वल टू हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 0.707. अब p की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, मीन्स p की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे. तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं. तो ये आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर इक्वल टू 0.707, ओके, q का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर जो कि पीछे था प्लस 0.517 मल्टीप्लाइड बाई 0.707 q इंटू q. ये q ये वाला है, ओके, और एक q हम लोग जो निकाले हैं, तो कंफ्यूज आप मत होइएगा. तो अब इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं. तो ये आपका हो गया 100 स्क्वायर, और इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.865 q स्क्वायर. अब यहाँ से जब आप q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो q आपका आ जाएगा 73.22 न्यूटन. तो q की वैल्यू निकल चुकी. अब हमें निकालनी है p की वैल्यू. तो अब हम इक्वेशन 2 में q का वैल्यू को पुट कर देंगे और p की वैल्यू निकल जाएगी. इक्वेशन 2 हम लोगों का क्या है,
ये रहा इक्वेशन 2। मीन्स इसमें अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, अपना कलर चेंज कर देते हैं यार, यहाँ पे q की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर तो आपका ये निकल के चला आएगा, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट q की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि इसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। तो p इक्वल टू हो जाएगा ये इक्वेशन 2 से, p इक्वल टू हो जाएगा 0.707 इंटू 73.22। तो ये आपकी p की वैल्यू आ जाएगी 51.76 न्यूटन। ओके फ्रेंड, तो अब हम लोग अगली टॉपिक की ओर चलते हैं। तो जैसा कि पीछे एक क्वेश्चन में आया था रिजिड बॉडी। ओके, तो हमने बोला था कि रिजिड बॉडी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी हम ऐसी बॉडी को कहते हैं जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। मीन्स ये आपकी कोई एक बॉडी है, ठीक, इस पे हमने फोर्स लगाया। ओके, इस पे फोर्स का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, ना तो बॉडी क्रैक कर रही है, ना बॉडी टूट रही है, ना ही फूट रही है, ना ही कुछ भी, कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है किसी भी प्रकार का। तो उस बॉडी को हम लोग बोल देते हैं रिजिड बॉडी। और आप लोग जानते होंगे कि ऐसा कोई भी मतलब मैटर या फिर कुछ भी धरती पे या फिर यूनिवर्स में नहीं है जिस पे हम फोर्स लगाएं और उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आए। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जो रिजिड बॉडी है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे देखिए, जैसे आप बॉल देखते होंगे, बॉल पे आप फोर्स लगाएं, बॉल जो है पिचक जाती है। ओके, या फिर आप किसी पर भी लाइक आपकी कुछ भी, आप जैसे आपका लैपटॉप ही है, लैपटॉप पे फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से फोर्स लगाएंगे तो स्क्रीन टूट जाएगी, मीन्स डिफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हो जिस पे आप कितना भी फोर्स लगाएं, कितना भी फोर्स लगाएं, उसमें कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा चीज़ धरती पे एग्जिस्ट नहीं करता है। मीन्स यदि इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में दिखाना चाहें ग्राफ पे, डायग्राम में, जैसे ये हमारा कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। अब हमने इस पे लोड लगाया। ओके, लोड लगाने के बाद भी ये पॉइंट यहाँ से कहीं खिसक नहीं रहा है। मीन्स ये पॉइंट लोड लगाने के बाद भी अपने सेम पोजीशन पे है। ये ए यहीं है, ये बी यहीं है। तो ये बॉडी रिजिड बॉडी है। और देखिए दूसरी बॉडी होती है डिफॉर्मेबल बॉडी। ये मान लीजिए आपकी कोई बॉडी है और ये आपका ए है और ये आपका बी है। जब आप फोर्स नहीं लगाएं तब, जब आप इधर से फोर्स लगाएं, ओके, और जब आप इस बॉडी पे फोर्स लगाएं तो क्या हुआ कि ये जो ए वाला पॉइंट है ये खिसक के यहाँ चला आया। कलर चेंज कर देते हैं हम। जो पॉइंट ए है वो खिसक के यहाँ पे आ गया, मीन्स ये आपका आ गया ए डैश। और पॉइंट जो बी है ये आपका यहाँ पे आ गया बी डैश, मीन्स अपना जो पोजीशन है चेंज कर दिया। तो इस बॉडी को हम लोग बोल देते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। और आपको मैं बता देता हूँ कि इस बॉडी का जो है एनालिसिस और हम लोग स्टडी सोम में करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि आप लोग अगले से में पढ़ेंगे। और जहाँ तक उम्मीद है कि इसके लिए भी हम सेमेस्टर के टाइम पर वीडियो लेके आएंगे। और देखिए जिस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, ठीक, और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए, मीन्स फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आया, तो इस बॉडी को बोल देते हैं हम लोग रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब रिजिड बॉडी इस अर्थ पे या फिर पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम आपको क्यों बता रहे हैं रिजिड बॉडी। भाई साहब ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कंपेयर करने के लिए, आपको कंपैरिजन करने के लिए किसी चीज़ को बेस माना जाता है। तो अपने हम लोग इंजीनियरिंग में किसी भी बॉडी को कंपेयर करने के लिए, मटेरियल को कंपेयर करने के लिए इस रिजिड वाले टर्म को ले लेते हैं, ताकि इससे कंपेयर कर सकें कि रिजिड के कंपैरिजन में ये इतना, ये डिफॉर्मेबल है या फिर ये है। जैसे आप एक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपने किसी स्ट्रक्चर को खड़ा किया, ठीक, तो इसकी आप रिजिडिटी चेक करेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में आप बताएंगे कि हाँ ये जो है इसके पास ये इतना रिजिड है, ये इतना ज़्यादा रिजिड है। यदि आप मैकेनिकल से हैं, आप गियर को डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर किसी और कंपोनेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसका आप स्ट्रेंथ बताएंगे ना। तो इसीलिए रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर।
देखिए रिजिड बॉडी जो है ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है AKTU में, तो इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, हो सकता है प्रोबेबिलिटी हो कि पूछ ले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। इसके बाद देखिए हम लोगों का अगला टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, मीन्स फोर्स सिस्टम क्या है। तो डेफिनेशन में लिखा है व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी देन दे आर सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ फोर्स। मीन्स जैसे ये आपकी कोई एक बॉडी हो गई, इस पे जब आपके कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इधर से लग रहा है ओके, और कई सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक, एक ही बॉडी पर लग रहे हैं, तो इसको हम लोग फोर्स सिस्टम बोल देते हैं। मीन्स आप डेफिनेशन में भी देख पा रहे होंगे कि बॉडी है और उस बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, कई सारे डायरेक्शन से लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड सबका अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये आपका फोर्स हो गया F1, ये हो गया F2, ये हो गया आपका F3, ये हो गया F4, हो सकता है इधर से भी फोर्स लग रहा हो F5। तो ये जो पूरा आपका पार्ट है इसको बोलेंगे फोर्स सिस्टम। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। देखिए क्या होता है कि इफ अ सिस्टम ऑल फोर्सेस लाई इन अ सेम प्लेन देन द फोर्स सिस्टम इज नोन एज कोप्लेनर। मीन्स समझने की कोशिश करें, ये आपकी कोई एक बॉडी हो गई, ठीक, ये आपका कोई एक प्लेन हो गया, ठीक, यदि सभी फोर्सेस एक ही प्लेन में लग रहे हैं, जैसे ये रहा, ये आपका एक फोर्स लग गया F1, एक फोर्स आपका लग गया, ये हो गया आपका F2, ठीक, ये आपका प्लेन वन है, और ये आपका फोर्स हो गया F3। तो इन पूरे को क्या बोलेंगे, ये जो पूरा फोर्स सिस्टम है इसको बोलते हैं हम लोग कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। और ये बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कोलिनियर, दूसरा पैरेलल, तीसरा कनकरेंट, चौथा नॉन कनकरेंट, नॉन पैरेलल। देखिए कोलिनियर में क्या है, कोलिनियर में आपके जो भी फोर्स हैं, लाइक ये आपकी कोई एक बॉडी हो गई, ठीक, और इसके प्लेन में फोर्स लग रहा है, जैसे ये आपका एक फोर्स यहाँ लग रहा है F1, ठीक, एक ही लाइन में फोर्स लगेंगे। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में फोर्स लग रहे हैं, ये आपके फोर्स हो गया F2 और ये आपका फोर्स हो गया F3, सबका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इसको बोल देते हैं कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। और आपके पास है अगला पैरेलल में क्या है, आपकी ये बॉडी हो गई, ओके, एक फोर्स आपका यहाँ लग गया, सपोज दिस इज F1, और एक फोर्स आपका यहाँ पे लग रहा है, ये हो गया आपका F2, एंड एक फोर्स आपका यहाँ पे लग रहा है F3। तो ये आपके हैं पैरेलल, मीन्स ये देखिए ये दोनों फोर्स पैरेलल लग रहे हैं, ये भी फोर्स को यदि आप देखना चाहेंगे तो पैरेलल ही लग रहा है, तो इसको बोल देते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम। और तीसरा हम लोगों के पास है कनकरेंट का मतलब देखिए क्या होता है, जब फोर्स आपका, ये आपकी बॉडी हो गई, जब फोर्स आपका लग रहा हो और फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, मीन्स एक फोर्स आपका ये रहा, लग रहा है F1, ओके, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, और एक फोर्स आपका लग रहा है F2, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन आप ले लिए ये, और एक फोर्स आपके पास लग रहा है F3, ये, ओके। तो आप देखेंगे कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके के फोर्स सिस्टम को बोल देते हैं हम लोग कनकरेंट फोर्स सिस्टम। और चौथा हम लोगों के पास है नॉन कनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। देखिए नाम से ही क्लियर है, कनकरेंट भी नहीं होगा और पैरेलल भी नहीं होगा, मीन्स ये आपकी कोई एक बॉडी है, इस पर रैंडमली फोर्स लग रहे हैं, ये हो गया एक फोर्स, और इसका लाइन ऑफ एक्शन भी बना देते हैं हम, ये आपका हो गया दूसरा फोर्स, ये F1 है, ये F2 है, ओके, लाइन ऑफ एक्शन इसका ये है, और एक हमारा ये रहा आपका तीसरा फोर्स F3, ओके,
और ये आपका हो गया चौथा फोर्स, सॉरी F4। मीन्स देखिए ना तो F1 F2 के पैरेलल है, ना ही ये कोई भी तीन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके के फोर्स सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं नॉन पैरेलल, नॉन कंकरेंट, नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। थैंक यू फ्रेंड, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, बाकी अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स एक बात और भी, यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, ताकि उनकी भी मदद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग चैनल के साथ बने रहिए।